सबसे पहला प्रश्न है, विवेकानंद के अनुसार मूल तत्व कितने हैं? एक, दो, पांच या फिर अनेक? तो याद रखिएगा, विवेकानंद के अनुसार जो मूल तत्व है वो एक है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा ये आत्म को मतलब आदर्शवाद से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं आत्म को मानते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल यानी कि आध्यात्मिकता की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? शारीरिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास या फिर व्यवसायिक विकास? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आदर्शवाद को मानते हैं, चूंकि मानते हैं कि आध्यात्मिक विकास अगर होगा तो बच्चे का कहीं ना कहीं संपूर्ण तरीके से बच्चा क्या होगा, खुलेगा, उसका विकास होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। विवेकानंद अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि किसे मानते थे? प्रत्यक्ष, विचार विमर्श, प्रयोग या फिर योग? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आध्यात्म पे इनका ज्यादा फोकस था, यानी कि आध्यात्मिक गुण के थ्रू बच्चा क्या कर सकता है, अपना सर्वांगीण विकास कहीं ना कहीं कर सकता है। तो ये योग से रिलेटेड बात करते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगर आप लोगों ने विवेकानंद वाला सेशन पढ़ा है तो आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा, बालिका शिक्षा के लिए भी उन्होंने बात करी थी। सुनिएगा ध्यान से। विवेकानंद के अनुसार बालिका विद्यालयों में किस प्रकार के शिक्षक होने चाहिए? केवल पुरुष, केवल महिला, पुरुष महिला कोई भी या फिर विवाहित? तो याद रखिएगा, ये बात करते हैं क्योंकि बहुत पुराने जमाने की बात है। उस जमाने में इन्होंने वो मुद्दा उठाया था कि आपकी जो बालिका शिक्षा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विमेन एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसा कहते हैं, केवल महिला ही क्या होनी चाहिए? शिक्षिका होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर आप बालिका विद्यालयों में शिक्षक शिक्षिका चाहते हैं तो वहां पे क्या होनी चाहिए? केवल आपकी महिला क्या होनी चाहिए? शिक्षिका होनी चाहिए। विवेकानंद जी के अनुसार कहा गया कथन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अब अगले प्रश्न मेरे पास है। देखिए, इस यूनिट में जितने भी आपके टॉपिक हैं सभी आपके धीरे धीरे कवर कराने की इस वीडियो में कोशिश की गई है। गुरुदेव टैगोर की ख्याति किस क्षेत्र में अधिक है? शिक्षा, साहित्य, धर्म या फिर राजनीति? ठीक है, मतलब आपके जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे वो किस चीज में फेमस थे? ठीक है, तो देखिए, एजुकेशन में थे, रिलीजन में थे, पॉलिटिक्स में थे या फिर साहित्य में वो थे, मतलब कि लिटरेचर। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा इस बात को। आप लोगों को सभी को अच्छे से पता है, अगर आपने टैगोर वाली वीडियो देखी है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो है, गीतांजलि पुस्तक इनकी बड़ी फेमस है जिसके लिए नोबेल भी प्राप्त हुआ। चांडालिका इनकी बहुत प्रमुख पुस्तक। पोस्ट ऑफिस इनकी बहुत प्रमुख पुस्तक। पोस्ट ऑफिस है कि पोस्टमैन है, जरूर कमेंट करिएगा। साहित्य के क्षेत्र में इन्हें बहुत ज्यादा जाना माना गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, कविताएं लिखी हैं, कई तरीके की कविताएं लिखी है, साथ ही साथ कई उपन्यास वगैरह, इन सारी चीजों में भी इनका क्या है, योगदान रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गुरुदेव टैगोर पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? वेद, उपनिषद, गीता या फिर पुराण? तो याद रखिएगा, गीता की बात आएगी तो गांधी जी आंसर होंगे, क्योंकि गांधी जी गीता पे उनका बहुत ज्यादा क्या था, विशेष ध्यान था। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे गुरुदेव टैगोर का सर्वाधिक प्रभाव किस पे था? उपनिषद पे था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। टैगोर धर्म को किस रूप में स्वीकार करते थे? पूजा पाठ, मानव सेवा, कर्मकांड या ईश्वर भक्ति? तो याद रखिएगा, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, जो साहित्य प्रेमी होगा, भाई साहित्य प्रेमी कभी भी किसी भी तरीके के मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं गलत चीज को सपोर्ट ना करते हुए प्राकृतिक रूप में ज्यादा क्या होगा, नेचुरलिस्ट भी थे, प्रकृतिवादी थे, ये भी आप याद रखेंगे इनकी जो सोच थी। तो मानव सेवा पे क्या करते थे? मानव सेवा को धर्म धर्म जो था हमारा, वो मानव सेवा के रूप में क्या करते थे? स्वीकार करते थे। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी करके, सोशियोलॉजी एजुकेशन करके आपका एक टॉपिक दिया गया है, सिलेबस में चेक करिएगा, उससे उठाया है। समाजशास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं? प्लेटो, अरस्तु, काम्टे या फिर हर्बर्ट स्पेंसर? ठीक है, तो कौन माने जाते हैं इनमें से? जरूर पॉज कीजिएगा और आंसर दीजिएगा। काम्टे जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, काम्टे को क्या माना जाता है? समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। ठीक है, और लास्ट में जरूर बताइए आपका स्कोर कितना रहा। अगर आपका इसमें अच्छा स्कोर रह रहा है इस क्वेश्चन में, जितनी भी क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो आप लोग समझिए समझिए पेडागोगी आपकी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट की। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक कौन है? काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, डंकन, मैकाइवर एंड पेज? कौन है इसमें से? ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा लिखी गई है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। शैक्षिक समाजशास्त्र के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉर्ज पायन, डीवी? शैक्षिक समाजशास्त्र के जो आपके जन्मदाता हैं वो कौन माने जाते हैं? बताइए इसमें से, पॉज करिए और बताइएगा। काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉर्ज पायन या फिर डीवी?
ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर आपका है जॉर्ज पायन। इनको क्या माना जाता है? समाजशास्त्र का क्या माना जाता है? जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत माने जाने व्यक्ति हैं, बहुत ही ज्यादा फेमस है, इवन आपके सिलेबस में हटके भी दिए गए हैं। कौन है इसमें से? जॉर्ज पायन, डीवी किलपैट्रिक या फिर ओटावी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डीवी। ठीक है, जॉन डीवी इसका राइट आंसर है। और आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। इसके साथ साथ क्या बात करते हैं? प्रेगमेटिज्म के बारे में बात करते हैं। ठीक है, प्रयोजनवाद के बारे में बात करते हैं। इनके जो स्टूडेंट थे, जो विद्यार्थी थे, किलपैट्रिक भैया, उन्होंने क्या करी? प्रोजेक्ट मेथड खोजी थी। ठीक है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो शैक्षिक समाजशास्त्र के जन्मदाता, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ पे। शैक्षिक समाजशास्त्र के जन्मदाता मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। कौन बताया था? जॉर्ज पायन थे। ठीक है, द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं आपके कौन? डीवी। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेकंड वाला। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है, आप लोगों ने देखा होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीजें भी इसके अंदर हमारे सिलेबस में डाल दी गई हैं। उससे मैंने ये प्रश्न उठाया कि यार नेशनल इंटीग्रेशन कैसे होगा हमारी जो एजुकेशन के साथ है या सोशल कॉन्टेक्स्ट में। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उससे मिलता जुलता कहीं ना कहीं, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फैक्टर्स हैं जो हमारे स्टेट के अंदर आ जाएंगे, उस टॉपिक से है। राज्य के कितने तत्व होते हैं? एक, दो, तीन या फिर चार? कितने तत्व होते हैं राज्य के? ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए जल्दी से, कितने होते हैं? तो देखिएगा, राज्य के आपके तत्व होते हैं चार तत्व। ठीक है, याद रखिएगा इस प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किसी राष्ट्र का सर्वोच्च चिन्ह क्या होता है? राष्ट्रभाषा, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान या राष्ट्र पक्षी? तो याद रखिएगा, किसी भी राष्ट्र का सर्वोच्च चिन्ह है ना, आप कह सकते हैं हाईएस्ट सिंबल कह सकते हैं आप इसे, क्या होता है किसी भी देश का? ठीक है, किसी भी कंट्री का, तो ये आपका होता है राष्ट्रध्वज। जो आपका झंडा होता है ना, वही आपकी आइडेंटिटी होती है, वही आपको बताता है कि हाँ आप यहां से हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब ये कुछ प्रश्न मैंने फिलोसफी एंड एजुकेशन, जो आपका सबसे पहला टॉपिक है ना, उससे लिए हैं। पहला प्रश्न है, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, ये किसके द्वारा कहा गया कथन है? प्लेटो, अरस्तु, फिस्टे या फिर कांटे? चूंकि आपने पिछली बार का एलटी देखा होगा, यही पैटर्न फॉलो होता है। वो लोग क्या करते हैं, ऐसी डेफिनेशंस वगैरह जो रैंडम होती है वो भी डायरेक्टली देते हैं। ठीक है, तो दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, किसके द्वारा कहा गया कथन है? इसका राइट आंसर आपका क्या है? प्लेटो, अरस्तु, फिस्टे, कांटे में से फिस्टे के द्वारा कहा गया क्या है कथन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, ये किसने कहा है? हर्बर्ट स्पेंसर, कांटे, कांट या फिर फिस्टे? ठीक है, तो देखिए फिस्टे तो अभी अभी हमने पढ़ा भाई, ये तो हो नहीं सकता, तो ये तो ऐसे ही हट गया। आप तो बताइए, दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया? ये कहा गया है कांटे के द्वारा। बहुत सारे लोग कांट और कांटे में कंफ्यूज हो सकते हैं, कांटे अलग है, कांट अलग है। ठीक है, कांटे के द्वारा कहा गया है कि दर्शन क्या है? विज्ञानों का विज्ञान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। अच्छा, ये किसके द्वारा कहा गया क्या है कथन है? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या फिर कांट? किसके द्वारा ये कहा गया है? ठीक है, पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्लेटो। ठीक है, प्लेटो के द्वारा कहा गया कथन है ये। याद रखिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका है, दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। ठीक है, तो देखिए तार्किक के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। गांधी जी ने तार्किक के बारे में भाई कोई बात ही नहीं की है। ठीक है, अरविंद जी ने बात की है योग से रिलेटेड, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में कोई बात नहीं की है। टैगोर जो जी भी इस तरीके की कोई बातें नहीं करते हैं। इसका आंसर आपका है राधा कृष्णन। ठीक है, डी राधा कृष्णन इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पे। अब ये कुछ प्रश्न मैंने प्रयोजनवाद से लिए हैं। प्रयोजनवादियों के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? जैसे कि देखिए, हर किसी ने अपना अपना अंतिम सत्य बताया। किसी ने आत्मा को बताया, किसी ने मतलब आत्मा का ये, परमात्मा का ये, किसी ने पदार्थ को बताया। ठीक है, किसी ने प्रत्यक्ष को बताया। ठीक है, किसी ने अस्तित्व को बताया। सभी ने अलग अलग चीजें बताई। तो प्रयोजनवादियों के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? वस्तु, आत्म, परमात्मा या फिर प्रत्यक्ष? ठीक है, तो प्रयोजनवादी जो बात करते हैं, वो बात करते हैं प्रत्यक्ष के बारे में, मतलब जो सामने है ना, वही है। ठीक है, और यथार्थवादी बात करते हैं किसके बारे में? वस्तु के बारे में। आदर्शवादी बात करते हैं परमात्मा के बारे में। ठीक है, परमात्मा, या अगर आपको ऑप्शन में परमात्मा नहीं मिला, आत्मा मिले, कभी भी आप उसे लगा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर था आपका प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष को प्रयोजनवादी अंतिम सत्य मानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रयोजनवादियों ने शिक्षा के किस आधार पर सबसे अधिक बल दिया है? दार्शनिक, सामाजिक,
मनोवैज्ञानिक या राजनीतिक। ठीक है, जो प्रैग्मेटिज्म आपका है किसके बारे में बात करता है, फिलोसफी के बारे में बात करता है, सोशल कॉन्टेक्ट में बात करता है, या फिर बात करता है साइकोलॉजी की, या फिर बात करता है पॉलिटिकल मामले के बारे में। तो याद रखिएगा, प्रयोजनवाद जो है, प्रैग्मेटिज्म जो है, इस सोसाइटी, इससे रहना, आपने कहा है समाज में रहना है, प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आपको देखना है, तो ये बात करता है सामाजिक की। ठीक है, जबकि आपका आदर्शवाद बात करता है सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि परमात्मा और आत्मा के मिलन, इस तरीके से कि इस दुनिया से परे भी एक दुनिया है, वहां सबको जाना है, इस तरीके की बातें कुछ करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रोजेक्ट विधि का निर्माण किस व्यक्ति ने किया है? डीवी, किलपैट्रिक, विलियम जेम्स, या फिर सैंडर्स पियर्स? तो आई होप ये 90% लोगों को तो पता ही होगा किसने किया है भाई, किलपैट्रिक के द्वारा किया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखिएगा, किलपैट्रिक जो थे आपके प्रयोजनवादी थे। ठीक है, और किसके शिष्य थे? आप जॉन डीवी के। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रयोजनवादी किस प्रकार के अनुशासन पर बल देते हैं? दमनात्मक, प्रभावात्मक, मुख्यात्मक, या स्वानुशासन? प्रयोजनवादी जो होते हैं वो कौन से तरीके के, आपका जो एक तरीके से कह सकते हैं अनुशासन है, डिसिप्लिन है, उसको मानते हैं। याद रखिएगा, आदर्शवादी तो थोप देते हैं, मतलब एक तरीके से टीचर क्या है, ऑटोक्रेटिक वहां पे है, टीचर ही क्या करता है, सारा काम करता है। टीचर को डंडा भी पकड़ सकता है, मतलब टीचर क्या करता है, ऑपरेट करता है एक तरीके से। अब डंडा यहाँ पे कहने का मतलब ये वो शब्दों के रूप में भी हो सकता है, या मतलब टीचर इंस्ट्रक्शन वहां पे प्रॉपर देता है। यहाँ पे स्व अनुशासन की यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं प्रैग्मेटिज्म में। ठीक है, याद रखिएगा, प्रभावात्मक टाइप का कोई भी डिसिप्लिन दुनिया में होता नहीं है। तो स्वानुशासन यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन की बात क्या करते हैं प्रयोजनवादी, करते हैं। अब ये जो आगे प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, ये यथार्थवाद जो आपके सिलेबस में डाला गया है, रियलिज्म, उससे रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि ये बात करता है पदार्थ की, याद रखिएगा, बात करता है पदार्थ से रिलेटेड, इसलिए पदार्थ से ही रिलेटेड। भाई जब बात ही पदार्थ की करता है तो उसके अंदर जितने भी दार्शनिक आएंगे सब बात किससे करेंगे, पदार्थ से जुड़ी मुड़ी बात करेंगे। ठीक है, थेल्स के अनुसार जगत की उत्पत्ति किस तत्व से हुई है? ठीक है, थेल्स मतलब क्या कहना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा तत्व है जिससे ये पूरा दुनिया बनी हुई है? जल, अग्नि, वायु, या फिर आकाश? ठीक है, पॉज कीजिए और आंसर दीजिएगा। तो याद रखिएगा, जल, अग्नि, वायु या आकाश में से थेल्स के अनुसार जल क्या है जिससे इस जगत की उत्पत्ति हुई है? देखिए, सभी जनों ने अलग अलग माना है, किसी ने अग्नि को प्रायिकता दी, किसी ने जल को कहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेराक्लिट्स के अनुसार जगत का मूल तत्व क्या है? जल, वायु, अग्नि, या फिर आकाश? तो देखिए, थेल्स के अनुसार तो जल था, लेकिन हेराक्लिट्स के अनुसार इन्होंने बात करी अग्नि की, यानी कि आपकी जो आग है वो क्या है, मूल तत्व है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। इरेसमस किस प्रकार के यथार्थवाद के पोषक थे? मानवतावादी, सामाजिकतावादी, ज्ञानेंद्रिय, या किसी के नहीं? तो ये जो इरेसमस थे, ये बात करते थे, ये मतलब इनका जो यथार्थवाद था वो ज्ञानेंद्रिय रूप से क्या था, सक्रिय था, या ज्ञानेंद्रियों की बात किया करते थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इसके इस प्रश्न से आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि यथार्थवाद एक्चुअल में है क्या। प्रश्न है, यथार्थवाद के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? प्रकृति, पदार्थ, आत्मा, या फिर परमात्मा? अब आई होप ये सभी बच्चों को आ रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो पदार्थ की बात करते हैं, क्योंकि देखिए आप लोग खुद देख रहे हैं, यहाँ ऊपर बात कर रहे हैं हम, ये जो इतने भी तत्व हैं, घटक हैं, उनके बारे में बात करें तो पदार्थ के बारे में कहीं ना कहीं ये बात करता है, मैटर के बारे में बात करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, ये आप जॉन डीवी जो थे, क्योंकि जॉन डीवी का शिक्षा दर्शन भी हमारे सिलेबस में है, उनसे क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट प्रणाली का विकास किसने किया? विलियम जेम्स ने, डीवी ने, किलपैट्रिक ने, या इनमें से कोई नहीं? तो सभी लोगों को पता होगा किलपैट्रिक के द्वारा ये किया गया। अगला है, डीवी मूल रूप से किस प्रकार के नैतिकता के हामी थे? प्राकृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, या इनमें से कोई नहीं? अब मैं होप करती हूँ ऐसा कि आप ही सभी लोगों को आ रहा होगा, क्योंकि ये क्या करते थे, प्रयोजनवादी थे, और प्रयोजनवाद भाई किसको, किस पे निर्भर है? पूर्ण रूप से सामाजिकता पे निर्भर है, सामाजिक तत्वों को क्या मानता है, सर्वे सर्वा मानता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए, सो दैट हम मोटिवेट हों और बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट लाएं। ठीक है, अगला प्रश्न, जॉन डीवी किस देश के निवासी थे? इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, या हॉलैंड? तो याद रखिएगा, जॉन डीवी अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डीवी का सीखने का आधार, मतलब डीवी सीखने का आधार किसे मानते थे? ज्ञानेंद्रियों को, बुद्धि को, आत्मा को, या क्रिया को? तो आई होप ये सभी को आता होगा। आत्मा को तो बिल्कुल नहीं मान सकते भाई। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि आत्मा की बात करते हैं कौन, कौन बात करते हैं आत्मा की? आदर्शवादी, आइडियलिस्ट। ज्ञानेंद्रियों की बात भी नहीं करते, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों की बात करते हैं यथार्थवादी, रियलिज्म वाले लोग। ठीक है, बुद्धि को, देखिए बुद्धि के बारे में इन्होंने, इंटेलिजेंस के बारे में स्पेसिफिक कोई भी बात नहीं की। ये मानते हैं सीखने का आधार लर्निंग बाय डूइंग, डीवी के द्वारा ही लर्निंग बाय डूइंग, या एक्टिविटीज से, या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से, इस तरीके की बातें जहां भी आती है वहां जॉन डीवी आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्रिया को क्या मानते हैं, आप एक तरीके से कह सकते हैं सीखने का आधार मानते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारे एकदम सही आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चूंकि गांधी जी हमारे इसमें डाले गए हैं,
तो अगले मेरे प्रश्न है गांधी जी से, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है, गांधी जी के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? वेद, उपनिषद, गीता या फिर रामायण? आई होप ये सभी को अब आ रहा होगा। मैंने पहले भी बात करी थी गीता के बारे में। गांधी जी क्या करते थे, बहुत ज्यादा इन्होंने गीता का अध्ययन किया। गीता के अध्ययन के बाद इन्होंने बहुत सारे तत्व जो गीता से थे वो लिए, ठीक है। राम राज्य की बात करते थे गांधी जी। वर्धा कमिटी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों को याद होना चाहिए बेसिक एजुकेशन, आपको याद होनी चाहिए बेसिक शिक्षा प्रणाली। साथ ही साथ आपको याद होना चाहिए व्यवसायीकरण यानी कि वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। इसके बारे में भी गांधी जी के द्वारा ही क्या की गई है, बात की गई है। काठियावाड़ पोरबंदर में क्या हुआ है, इनका जन्म हुआ है, ये भी आई होप आप लोगों को सभी को याद ही होगा, ठीक है। 2 अक्टूबर को है ना। तो पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। तो वेद, उपनिषद, गीता या रामायण? तो गीता क्या हो गया इसका एकदम सही आंसर हो गया भाई। गीता के बारे में क्या करते थे, बात करते थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार भक्ति का वास्तविक रूप क्या है? मतलब क्या रियल फैक्टर है क्या आखिरकार कि भक्ति किस तरीके की होनी चाहिए? पूजा पाठ, कर्मकांड, भजन कीर्तन या फिर मानव सेवा? देखिए एक प्रश्न आता है, बड़ा फेमस प्रश्न है, नेट में बहुत बार यूनिवर्सिटी में बार बार रिपीट हुआ है कि बताइए गांधी जी जो है उनका नेचर कैसा था, वो कौन सी फिलॉसफी को मानते थे, तथा क्या वो मतलब किस तरीके की मेथड वो यूज करते थे? तो इसका आंसर बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। मानते थे आदर्शवाद को, है ना, कहीं ना कहीं। और पढ़ाई की प्रणाली में प्रैग्मेटिज्म को यूज करते थे और वैसे नेचुरलिज्म को भी सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा मानव सेवा, ठीक है। क्योंकि गांधी जी जो है, गांधी जी तो बड़ी सिंपल बातें करते हैं, जॉब हॉप से रिलेटेड कोई बातें नहीं करते हैं। मतलब जॉब हॉप से रिलेटेड कहने का मतलब ध्यान से समझिएगा, वोकेशनलाइजेशन की बात तो करते हैं, व्यवसायीकरण की बात करते हैं कि बचपन से ही आप आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाइए, सारी चीजें सिखाइए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या किसकी बात नहीं करते हैं, बात ये नहीं करते हैं इन्होंने ना इंजीनियरिंग वगैरह या फिर कुछ ऐसे बड़े बड़े कोर्सों के बारे में कुछ नहीं कहा। इन्होंने कहा जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आर्ट एंड क्राफ्ट ये वाली स्किल बच्चों को सिखाओ, ताकि वो क्या कर सके, उसी टाइम बहुत सारी मतलब बच्चा पढ़ते पढ़ते बहुत सारी स्किल सीख सके, एटलीस्ट बाद में कुछ खा पी सके उससे, है ना। और क्या करा, स्वदेशी चीजों पे ही ज्यादा जोर डाला। जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा, ये क्या बोलते हैं, चरखा वगैरह, ये सारी चीजों का बहुत प्रमोशन भी उस टाइम पे हुआ था। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न मेरे पास है, गांधी जी ने अपने एकादश व्रत में अहिंसा को किस स्थान पर रखा है? मतलब गांधी जी ने एकादश व्रत जो था उनका, उसको अहिंसा के किस स्थान पर रखा? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर पंचम? ठीक है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय, सेकंड क्या है आपका इसका राइट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपनी राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा योजना कब प्रस्तुत की? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था बेसिक शिक्षा गांधी जी से क्या है रिलेटेड है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है पेपर की दृष्टि से, ठीक है। याद रखिएगा बेसिक एजुकेशन किसके द्वारा दी गई है, गांधी जी ने इसके बारे में बात करी है। 1937, 1938, 1947 या 1948? ठीक है, इसका आपका आंसर हो जाएगा 1937। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है आपका एकदम सही आंसर, ठीक है। तो आप लोगों को आई होप ये चीजें समझ में आ रही हो, एकदम कोई कंफ्यूजन इनमें ना हो रहा हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपके कितने आंसर आ रहे हैं सही, ठीक है। अगला प्रश्न है, रूसो मूल रूप से किस देश के निवासी थे? तो रूसो से के जीवन काल से लिया गया प्रश्न है, ठीक है। उन्होंने शिक्षा में क्या क्या काम किया और कहाँ से थे, ये सब। सबसे पहला है कि देखिए, स्विट्जरलैंड के थे, इंग्लैंड के थे, हॉलैंड या फिर पोलैंड? तो रूसो कहाँ के निवासी थे? देखिए रूसो जो आपके थे वो थे स्विट्जरलैंड के निवासी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। रूसो के शिक्षा संबंधी विचार मुख्य रूप से किस पुस्तक में मिलते हैं? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एमिल, कन्फेशंस या फिर है न्यू हेलेस? ठीक है। तो देखिए याद रखिएगा, इनकी बड़ी फेमस किताब है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और एमिल तो ज्यादा ही इनकी, एमाइल भी इसको इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं। बहुत फेमस किताब इनकी है, ठीक है। तो देखिए इन्होंने शिक्षा संबंधी विचार जो दिए थे वो एमिल वाली जो इनकी पुस्तक थी, आप लोगों ने याद भी आप लोगों को होगा। इनके अगर जीवन की से रिलेटेड आप चीजों की बात करेंगे तो इन्होंने, देखिए स्त्री शिक्षा के बारे में ज्यादा बात नहीं करी, क्योंकि इनके साथ इनकी लाइफ में थोड़ा बुरा हुआ था। बुरा मतलब इन द सेंस ऑफ इनकी मदर नहीं थी, तो अब अपब्रिंगिंग इनकी थोड़ा अच्छे तरीके से नहीं हो पाई। तो वुमेन एजुकेशन के बारे में इन्होंने बात नहीं की। इनके अकॉर्डिंग ऐसा मानना है इनका कि देखिए, औरत को एक इस तरीके की शिक्षा दीजिए कि वो क्या करे, होम साइंस वगैरह की शिक्षा दीजिए, वैसे प्रॉपर पढ़ाने वाली शिक्षा मत दीजिए। मैन क्या करेगा वहां पे, ऐसा कार्य करेगा कि वो कमा के लाएगा, ये सब, ठीक है। तो ये थोड़ा नेगेटिव फैक्टर है इनका, पेपर के नजरिए से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ इन्होंने जो पुस्तक थी उसमें 2 कैरेक्टर्स दिखाए थे, और 2 कैरेक्टर्स में बताया था कि ये लड़का है, इसके काम ऐसे ऐसे होने चाहिए, लड़की के काम ऐसे होने चाहिए। बैक टू नेचर यानी कि प्रकृति की ओर लौटो, ये भी क्या है, इन्हीं का क्या है, नारा है, ठीक है। तो रूसो ने अपने जीवन काल में जो कुछ देखा उसके परिप्रेक्ष्य के अनुसार इन्होंने शिक्षा को भी बांटा। कितने तरीके की चीजों में बांटा इसके बारे में थोड़ा सा बात अब कर लेते हैं, ठीक है।
कि शिक्षा के बारे में इन्होंने क्या कहा। रूसो ने शिक्षा काल को कितने भागों में बांटा था? 2, 3, 4 या फिर 5। ठीक है, पॉज कीजिएगा और आंसर दीजिएगा, आप लोगों को क्या लगता है कितने भागों में बांटा था। देखिए 4 भागों में इन्होंने क्या करा था, बांटा था। ठीक है, आई होप आप लोगों को याद हो रही हो चीजें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए नेगेटिव शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था, नेगेटिव एजुकेशन के बारे में कुछ बात की थी क्या, जरूर बताइएगा कमेंट में, किया था? याद रखिएगा इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इन्होंने ही करी थी, उसके बारे में बात थी। अगला है, रूसो शिक्षा को किसके नियंत्रण में रखना चाहते थे? राज्य, चर्च, समाज या किसी के नहीं? आप लोगों को पता होना चाहिए अच्छे से, बैक टू नेचर यानी कि प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति की गोद में बच्चा रहेगा, वहां से खेल के सीखेगा, इसके बारे में बात करते थे। तो ये क्या कहते थे, बच्चे पे कोई दबाव मत डालो, उसको कुछ किसी की गोद में डालने की आपको जरूरत नहीं, किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं, प्रकृति की गोद में बस उसको डाल दो, प्रकृति में से छोड़ दो, वही उसको पनिशमेंट, मतलब जो भी उसको चीजें होंगी वही उसके साथ होगा। पनिशमेंट के बारे में भी ऐसा कोई बात नहीं करते, मतलब प्रकृति ही जो भी करेगी वही उसके लिए सही होगा, ये इसके बारे में बात करते हैं। तो किसी के नहीं नियंत्रण में ये रखना चाहते थे। ठीक, याद रखिएगा इस चीज को भी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्योंकि यहाँ पे बात हुई अभी रूसो की, तो अब यहाँ पे प्रकृतिवाद शुरू हो गए। प्रकृतिवाद के क्वेश्चन है, नेचुरलिज्म की। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है, शिक्षा के पूर्ण जीवन की तैयारी के उद्देश्य के प्रतिपादक कौन है? मतलब शिक्षा जो है पूर्ण जीवन की क्या है, तैयारी है एक तरीके से, किसके द्वारा कहा गया था, इसके प्रतिपादक कौन है? रूसो, हक्सले, हर्बर्ट स्पेंसर या फिर बर्नार्ड शॉ? ठीक है, कौन है, बताइए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। तो इसका राइट आंसर जो है वो है हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, ये बात करते हैं शिक्षा के, मतलब शिक्षा जो है पूर्ण जीवन की क्या है, संपूर्ण जीवन की तैयारी है एक तरीके से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और चूंकि आप लोगों को पता ही है किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, तो प्रकृतिवादी एक तरीके से थे। ठीक है, सभी लोग प्रकृतिवादी रहे होंगे। अगला प्रश्न है, प्रकृति की ओर लौटो का नारा किस व्यक्ति ने दिया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत पेपरों में आया है। रूसो, हर्बर्ट स्पेंसर, हक्सले या बर्नार्ड शॉ? तो आपको बताया ही है मैंने अभी थोड़ी देर पहले, रूसो क्या है इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, अनुशासन के सुख दुख के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? रूसो, हर्बर्ट स्पेंसर, हक्सले या बर्नार्ड शॉ? मतलब अनुशासन जो होना चाहिए, मतलब उससे मिलने वाले सुख या दुख, इस तरीके के सिद्धांत किसने दिया है, या इसके बारे में आप कह सकते हैं एक तरीके से बात किसने की है? तो ये बात भी किसने की है, वही हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा क्या हुई है, ये बात कही गई है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, ये आपको पता ही था रूसो था, और ये क्या है, हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या करी थी, इसके बारे में बात की थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रकृतिवादियों के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? पदार्थ, प्रकृति, मन या बुद्धि? अगर आप इस क्वेश्चन को समझा पा रहे हैं, मतलब इसका आंसर सही दे पा रहे हैं, तो आप लोग समझिए आपको प्रकृतिवाद एक तरीके से क्लियर है। ठीक है, क्या है, प्रकृति के बारे में बात करते हैं, ठीक है, पदार्थ के बारे में बात करते हैं यथार्थवादी, मन के बारे में ऐसी ऐसा कोई बात नहीं करते हैं, नहीं बुद्धि के बारे में। ठीक है, बात करते हैं प्रकृति के बारे में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न है, ये देखिए आदर्शवाद से ये प्रश्न उठाए हैं। पेस्टोलॉजी ने किस शिक्षण विधि का विकास किया? तर्क विधि, अभ्यास विधि, अभ्यास एवं आवृत्ति विधि या खेल विधि? खेल विधि आप लोग को पता भी होगा, फ्रोबेल ने दी है, किंडरगार्टन मेथड फ्रोबेल के द्वारा दी गई है, या मारिया मोंटेसी के द्वारा, कमेंट में बताइएगा। तर्क विधि, देखिए तर्क के बारे में तो ज्यादा कुछ बात करते नहीं है आदर्शवादी लोग, कम बातें करते हैं इसके बारे में। अभ्यास विधि के बारे में बात नहीं करी है, ना ही खेल विधि है। खेल विधि तो भाई नेचुरलिज्म का कहीं ना कहीं हिस्सा है, तो अभ्यास एवं आवृत्ति विधि जो है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। शिक्षा की अनुदेशन प्रणाली का विकास किसने किया है? ठीक है, यानी कि इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस आप इसे कह सकते हैं। प्लेटो ने, हर्बर्ट ने, फ्रोबेल ने या फिर अरस्तु ने? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हर्बर्ट इसका राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, पंच प्रदीप प्रणाली भी इनके द्वारा दी गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, नैतिक आदर्शवाद के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? जो आप लोगों को पता ही है, मॉरलिटी पे या मॉरल वैल्यूज पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है आदर्शवाद। ठीक है, नैतिकता पे, चारित्र निर्माण पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है। तो पदार्थ, प्रकृति, आत्मा या फिर परमात्मा, मतलब क्या है इनके अकॉर्डिंग? ठीक है, तो पॉज कीजिए और आंसर जरूर दीजिए कि पदार्थ, प्रकृति, आत्मा, परमात्मा में से किसको अंतिम सत्य मानता है कौन? आदर्शवाद। तो मैंने आप लोगों को बताया भी था, प्रकृति के बारे में बात नहीं करता, बात करते हैं प्रकृतिवादी। पदार्थ के बारे में बात करते हैं कौन, आपकी यथार्थवादी यानी कि रियलिज्म। आत्मा, परमात्मा, तो परमात्मा क्या है, इसका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तर्कना बुद्धिवाद के प्रतिपादक कौन है? सुकरात, प्लेटो, कांट या फिर वॉल्टेयर? ठीक है, तर्कना बुद्धिवाद किस के बारे में किसने बात की है? ये बात करी है कांट के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला टॉपिक है अरस्तु। ठीक है, अरस्तु के से रिलेटेड प्रश्न है इसमें। अरस्तु ने विशेष रूप से शिक्षा कहाँ प्राप्त की? घर, मंदिर, लिसियस या फिर अकेडमी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ, अकेडमी से उन्होंने क्या ली थी, शिक्षा ली थी। नेक्स्ट प्रश्न,
अरस्तु ने शिक्षा के किस उद्देश्य पर सबसे अधिक बल दिया है? ए शारीरिक एवं मानसिक विकास, बी है आपका सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास, फिर है व्यवसायिक विकास, या फिर आध्यात्मिक विकास। तो याद रखिएगा अरस्तु ने शारीरिक एवं मानसिक विकास पे क्या दिया है, सबसे अधिक बल दिया है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने 21 वर्ष तक की शिक्षा को कितने भागों में बांटा है? 2, 3, 4 या 5? जिस लोगों ने हमारी वीडियो देखी है उनको अच्छे से पता होगा कि हमने सारी चीजें पढ़ाई हुई थी डिटेल में। 3 तरीके के हिस्सों में इन्होंने क्या करा था, बांटा था 21 साल तक। ठीक है, ये भी यहाँ से भी आपका एक और प्रश्न बन गया कि कहाँ से कहाँ तक बांटा है। जन्म से 21 वर्ष तक बांटा है अरस्तु ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने शिक्षा की व्यवस्था करना किसका उत्तरदायित्व बताया है? परिवार, समाज, राज्य, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, अरस्तु बात करते थे कि राज्य जो है ये क्या करता है, ये शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है हमारा, एकदम राइट आंसर है। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लगभग 50 से 52 प्रश्न इस वीडियो में कवर कराने की कोशिश की है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब आप कर